अच्छा, यहाँ से हमने छोड़ा था पे गैप। ठीक है। पे गैप के अंदर क्या होता है कि जैसे हम जो पॉइंट पढ़े हैं, बेसिकली इस पॉइंट का नाम है विमेन एंड मेल प्रॉब्लम्स इन पब्लिशिंग। ठीक है, मैंने बताया था कि मेल्स को कम प्रॉब्लम्स आती हैं पब्लिश करते हुए, और उन्हें जो है इतनी हर्डल्स फेस करनी नहीं पड़ती जितनी वुमेन को करनी पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली पे गैप एक बहुत बड़ा गैप है। वुमेन जब राइट करती है अपनी कोई बुक इतनी मुश्किलों के बाद जब पब्लिश करवाती है, तो उन्हें उसके जो पेमेंट है वो कम मिलती है मेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में। यानी मेल के मुकाबले में उसको, औरत को जो होगी वो क्या मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी जो उसने वर्क पब्लिश करवाया है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये प्रॉब्लम्स, ये हर्डल्स औरत को फेस करने पड़ते हैं, और ये उस टाइम में भी थे और ये इस टाइम में भी हम देखते हैं इन चीजों को। अच्छा, मजीद जो है इन वाई आई राइट के अंदर जो है जूलियन कैटरस्टन जो है हमसे क्या कहती है सॉलिट्यूड के बारे में, आइसोलेशन के बारे में। कहती है कि सॉलिट्यूड और आइसोलेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को राइट करने के लिए। जब तक आप तन्हाई में नहीं बैठेंगे, अकेले नहीं होके बैठेंगे, तब तक आप कोई मटेरियल अच्छा लिख नहीं सकते। यानी हमने अक्सर देखा है कि जितने भी राइटर्स होते हैं वो ऐसी जगहों पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, वो साइलेंट होते हैं, चीजों को महसूस करके लिखते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो आइसोलेशन के अंदर, मुकम्मल सॉलिट्यूड के अंदर जो है वो आराम से अपना टेक्स्ट जो है वो लिख पाते हैं। और वो जो उस टाइम जो चीज लिखेंगे, जब उन्हें को किसी किस्म की कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी, उस टाइम जो वो लिखेंगे वो उनकी राइटिंग की इनर सेल्फ का ट्रू एक्सप्रेशन होगा। जैसे वो कहती है, शी बिलीव दैट राइटिंग रिक्वायर्स अ डीप कनेक्शन विद वन सेल्फ विच कैन ओनली अचीव बाय डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड। यानी कि अगर आप अपनी इनर सेल्फ से, अपने अंदर से कुछ लिखना चाह रहे हो, अपने एक्सपीरियंस रिकॉल करना चाह रहे हो, अपने अंदर का कुछ बयान, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है, कलेक्शन करना चाह रहे हो इवेंट्स की, ठीक है, कोई भी आइडिया शेयर करना चाह रहे हो, तो आपको आउटर वर्ल्ड से, जो वर्ल्ड जाहिरी दुनिया है ना, उससे थोड़ा सा आपको दूर जाना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जो आउटर वर्ल्ड है ना, जब हम उससे डिस्कनेक्शन जो है करते हैं, तो हम अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जब हम अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को गहराई में लेके जाते हैं, सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तब एक अच्छा राइटर जो है राइटिंग प्रोड्यूस कर पाता है। अदरवाइज अगर वो शोर शराबे में दुनिया में बैठ के लिख रहा है, तो उससे सही लिखा नहीं जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट जिसने था आइसोलेशन के बारे में शेयर किया था, आइसोलेशन और सॉलिट्यूडनेस, कितनी इंपॉर्टेंस होती है इन दोनों चीजों की राइटिंग के दौरान। फिर होल सेल्फ का जिक्र करते हैं। जब हम राइट करते हैं ना, तो हम अपनी इनर वर्ल्ड, जिसको वो कहती है कि हमारी थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम अपनी इनर वर्ड्स के अंदर जाकर, यानी कि हम डेप्थ में जाकर उनकी फिर राइटिंग लिखते हैं, और यही हमारी क्या होती है, ट्रू सेल्फ होती है। ठीक है, कि अपनी ट्रू सेल्फ को राइटिंग में एक्सप्रेस करना ही बेसिकली क्या कहलाता है, हमारी होल सेल्फ कहलाती है। अब जो ट्रू सेल्फ है, जरूरी नहीं है कि उसमें हम सिर्फ अपनी इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी दुनिया देखें, अपने दिल को देखें, जज्बात को, अपने थॉट्स को देखें। एक्सट्रिंसिक का भी अमालगमेशन हो सकता है, एक्सट्रिंसिक वर्ल्ड की भी मिक्सिंग हो सकती है। जब हम राइट करने बैठते हैं, तो अपने इनर वर्ड्स, इनर वर्ल्ड की जो भी चीजें होती हैं उसको एक्सप्लेन करने के बाद हम आउटर वर्ल्ड्स के कुछ एलिमेंट भी लेते हैं, आउटर वर्ल्ड से कुछ ना कुछ हम जरूर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारी सेटिंग्स, आपने अक्सर देखा होगा, हम आउटर सेटिंग्स लेते हैं, और वहां पे एक स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, चाहे वो फिक्शन हो, सॉरी, जब वो फिक्शन होती है स्पेशली, तो हम प्लेसेस के जो नेम्स बताते हैं वो तो रियल होते हैं। ठीक है, आपने अक्सर पढ़े होंगे लंदन में फलां जगह है, अमेरिकन में फलां जगह है जहाँ पे आपका ड्रामा प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो ये सब चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है होल सेल्फ में दोनों चीजें आती हैं, एक तो आपकी इनर वर्ल्ड आती है, एक तो आपकी आउटर वर्ल्ड आती है, दोनों जरूरी होती है, दोनों को वो एक्सप्रेस करती है एक क्रिटिकल वे में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होल सेल्फ आपकी। अच्छा, उसके बाद कहती है कि आइसोलेशन जो होती है वो राइटिंग में क्या रोल परफॉर्म करती है, वो आपकी क्रिएटिविटी को बगैर डिस्ट्रैक्शन के जो है बाहर लेके आती है।
आइसोलेशन का मतलब इसलिए जरूरी है कि जो आपकी इनर वर्ल्ड है, जब आप अपने थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हैं, तो आपने उसके ऊपर काम करना होता है। वो ऐसे नहीं होता कि राइटिंग में आपने आपके ज़हन में जो मर्जी आ रहा आपने लिखना शुरू कर दिया और इस पे आपने एक किताब बना ली, नहीं। उसको प्रॉपर आपने जो है सीक्वेंस के साथ उन आइडियाज को मैनेज करना होता है, उनको रीअरेंज करना होता है, उनकी वोकेबलरी, उनके ग्रामेटिकल थिंग्स आपने करेक्ट करके हर चीज को लिखना है। ठीक है, और वो आप जब लिख रहे हैं उसके बाद आपने उसको एडजस्ट प्रॉपर करना है, चाहे वो किसी भी जॉनरा की फॉर्म में हो। आप पोइट्री में करना चाह रहे हैं उसको एडजस्ट, आप प्रोज में करना चाह रहे हैं, नॉवल का वो पार्ट है वो करना होता है। तो ये जितने ज्यादा प्रोसेस हैं ये आप तन्हाई में ही कर सकते हैं, बगैर डिस्ट्रक्शन के। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आप जो है आपका जो सीक्वेंस होता है माइंड के अंदर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर आपसे राइटिंग सही तरह नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इस तरह ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे समराइज करते हुए कहते हैं कि इनर वर्ल्ड पे फोकस करना चाहिए, अपनी थॉट्स इमोशंस पे फोकस करना चाहिए, और यूनिक वॉइस और स्टाइल देने की कोशिश करनी चाहिए, यानी क्रिएटिविटी। यानी आपने अपने इमोशंस थॉट्स तो कर लिए, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है, उन्हें क्रिटिकली अरेंज करना है, मेटाफर्स, लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल उसके ऊपर करना है, जैसे मेटाफर सिमिली पर्सोनिफिकेशन होती है, इमेजरी क्रिएट करनी होती है। तो ये बड़ी होश में रहने वाला काम है। ये चीजों को, ये आपके वर्क को क्या बनाती है, जेन्युइन बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं, सबसे डिफरेंट बनाती हैं। तो स्टाइल इसी तरह डिफरेंट बनता है जब आप उसके अंदर अच्छी वोकेबलरी, अच्छे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, अच्छे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हो, और ये सारा क्रिएटिविटी है राइटर की। ठीक है, तो इन सबको, ये चीज नहीं है कि बस आपने इनर वर्ड पे फोकस करना है, बल्कि हमने अब इनर वर्ड के साथ साथ अपनी कॉन्शियसनेस को भी अंदर डालना है। कॉन्शियसनेस मतलब बड़े अलर्ट होकर लिखना है, चीजों को अरेंज करना है, मैनेज करना है, फिर एक राइटिंग के अंदर इंक्लूड करना है। अच्छा, राइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट का क्या ताल्लुक होता है? राइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट माइंड में क्रिएट नहीं किया जाएगा किसी भी ड्रामा के अंदर, तब तक राइटिंग जो है वो इतनी मिच्योर नहीं होगी, राइटिंग में मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर सुना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ही राइटिंग को क्रिएट करता है। कॉन्फ्लिक्ट वजह होता है हमारे किसी वर्क को प्रोड्यूस करने की। फॉर एग्जाम्पल, राइटर के माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसने क्या किया, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही एक स्टोरी क्रिएट कर दी, उस इशू को हाईलाइट कर दिया उस फिक्शनल वर्क के अंदर। तो इट्स मीन जो उसकी लाइफ में हो रही है, रिबेलियन हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्लिक्ट है, कोई क्लैश है, ठीक है, कोई माइंड में कोई ऐसी चीज है जो तंग कर रही है, डिप्रेस कर रही है, वो उसको एक्सप्रेस कर देगा अपनी राइटिंग के अंदर, हमें नजर जरूर आएगी उसकी राइटिंग में। और जब वो चीज नजर आएगी तो हम कहेंगे कि राइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट का ओब्वियसली ताल्लुक होता है। कॉन्फ्लिक्ट उकसाता है राइटिंग करने पर। समझ में आई बात? राइटिंग करने के लिए अगर हम, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आप उसको स्टोर रखें। जब वो कॉन्फ्लिक्ट आपका निकल के बाहर आएगा, आपकी राइटिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज है। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा कि एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो राइटर के माइंड में, एक वो कॉन्फ्लिक्ट जो वो अपने पूरे प्लॉट के अंदर क्रिएट करता है। प्लॉट के अंदर जो क्रिएट करता है ना टेंशन, जिसकी वजह से जो है आपके रीडर का इंटरेस्ट पैदा होता है, जैसे करेक्टर्स का ताल्लुक दिखाएगा, उनका आपस में जो है ओपोजिशन दिखाएगा, ठीक है, उनका आपस में फाइट दिखाएगा, उनके आपस में थॉट्स दिखाएगा कितनी डिफरेंट है, फिर उनकी स्ट्रगल्स दिखाएगा कि किस तरह से वो अपने फ्यूचर स्ट्रगल्स कर रहे हैं, किन स्ट्रगल्स में मेंटली डिप्रेशन में वो मुब्तला हैं, ठीक है, क्या क्या फेस कर रहे हैं, कौन कौन सी सफरिंग उन्हें जो है फेस करनी पड़ी है। तो ये सब चीजें ऑब्स्टिकल हैं। तो ये आपको टेंशन, हमें जैसे राइटर के माइंड में जो चीज होगी, जैसे उसकी लाइफ में टेंशन होंगी, जैसे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, वही हमें उसकी करेक्टर में नजर आएगी, वही हमें उसके प्लॉट में नजर आएगी टेंशन। तो ये चीज है बेसिकली। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो क्या होता है कि वो आपको उकसाता है, इंस्टिगेट करता है कुछ राइट करने पर। ठीक है, और वही टेंशन फिर आपको उसके वर्क में नजर आती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है, आप अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले, बड़े बड़े राइटर्स जो है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो बहुत से राइटर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत सारे लोगों की सफरिंग्स अंदर दिखाई गई, राइटर खुद भी सफर अंदर कर रहा होता था। तो दिखाया गया एक सिनेरियो जिसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर पा रहा, जिसमें सबके लिए मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सबके जो है ना दिल और दिमाग वो एकदम जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट में आए हुए हैं। दिमाग जो है वो मुसलसल परेशानी का शिकार है, दिल जो है वो चाहता है कि कुछ और करे। तो ये चीजें इस तरह से डिप्रेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड सफरिंग्स को दिखाया गया है। तो इसका दिखाने का पर्पस क्या है कि जो भी राइटर उस चीज को फेस कर रहा है वो उसी कॉन्फ्लिक्ट को अपनी
बुक में मेंशन करेगा, वो अपनी राइटिंग में उस चीज को जाहिर करेगा। इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं जैसे अतीक रहीमी, एक अफगान राइटर है, उसका एक दरी लैंग्वेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है जिसका नाम अर्थ एंड एशिज है। तो वो आप अगर पढ़े तो आपको वर्ल्ड वॉर 1 की सारी समझ में आ जाएगी। सॉरी, उन्होंने गुरिल्ला वार को हाईलाइट किया हुआ है जो अफगानिस्तान के दरमियान में लड़ी गई थी जर्मन्स के साथ। तो उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया। तो ये चीज है। अच्छा, उसके अलावा स्टोर हाउस के बारे में बात करती है। और उसके बारे में जूलिया कैस्टरटन कहती है कि ये बेसिकली एक मेटाफोरिकल वर्ड है। स्टोर हाउस वो किस चीज को कह रही है? वो कह रही है हमारा माइंड। स्टोर हाउस का मतलब क्या है? हमारा माइंड जो हर चीज को सेव करता है, टेम्परेरी भी और परमानेंटली भी उसको सेव करी जाता है, देखता है, ठीक है। और फिर जो चीज हमारे इस माइंड के अंदर, जिसको वो स्टोर हाउस कह रही है, जो चीज स्टोर होती है, हम उस चीजों को रिकॉल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम ये अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, हमारे इमोशंस हो सकते हैं, हमारे आइडियाज हो सकते हैं, जो हमने सेव किए हैं काफी वक्तों से। हम उस चीज को क्या करेंगे? हम उस चीज को घर आएंगे, हम उस चीज को अपने माइंड को यूज करेंगे अपनी राइटिंग के अंदर। ये जो स्टोर हाउस होता है ना, इसका क्रिएटिव वर्क से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। यही स्टोर हाउस, जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, जब ये कलेक्ट हो जाते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में, हम इसको ले आते हैं, यानी इसके ऊपर क्रिएटिव वर्क करते हैं, इमेजिनेशन का टच इसको देते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक वर्क अच्छा प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह जो स्टोर हाउस यानी हमारा माइंड है ना, सारा इसका ही रोल होता है हमारे क्रिएटिव वर्क के पीछे, उसको प्रोड्यूस करने के पीछे स्टोर हाउस का ही आता है। फिर वो कहती है कि स्टोर हाउस क्या करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं? हमारी लाइफ इवेंट्स को स्टोर करता है, हमारे सेंसेशन, जैसे हम कोई चीज़ हेयर करें, फील करें, एक्सपीरियंस करें, तो वो चीज़ों को कलेक्ट कर लेगा अपने माइंड के अंदर, ठीक है। और वो चीज़ें जब कलेक्ट कर लेगा, वो परमानेंटली और टेम्परेरी उन्हें सेव कर देगा। अगर एक राइटर जो है किसी चीज़ को परमानेंट सेव करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो फौरन से घर जाकर जो उसने चीज़ देखी है, सुनी है, इकट्ठी की है, ऑब्जर्व की है सोसाइटी से, जो उसका आइडिया जेन में आया, फौरन से घर जाके क्या करेगा? उसको राइट करना शुरू हो जाएगा। जब उसे उन चीजों को लिखने बैठता है, तो सबसे पहले वो यही चीजें अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है। जब उसको जेन में दोहराता है, तो उसके जेन में जो चीजें चल रही होती हैं वही उसके राइटिंग में आती हैं, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को लिखने की कोशिश करता है। जब वो अपने स्टोर हाउस से सारा मटेरियल, मेमोरीज, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स ले लेता है, फिर उन चीजों को वो कॉन्शियसली जो है क्या करता है? एडजस्ट करता है। इसमें दो चीजों का बहुत हाथ है, एक है अनकॉन्शियसनेस और दूसरा कॉन्शियसनेस। जब हम माइंड की चीजें रिकॉल कर रहे होते हैं, माइंड में से कोई इवेंट जो है याद कर रहे होते हैं, कोई इमोशन, कोई गैलरी जो हमें जो है याद आ रही होती है, हम चाहती है राइटिंग का पार्ट बने, तो हमने सबसे पहले अपने अनकॉन्शियस में जाना पड़ता है। वो मटेरियल जो कि जो रियलिटी से दूर है, जो हमारे अंदर है, अनकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जिन चीजों को हमने सुला दिया अपने जेन में, ठीक है, फिलहाल तौर पे हम फॉरगेट कर चुके हैं, उन चीजों को रिवाइज करना होता है। हम अक्सर पोइट्री पढ़ते हैं, तो पोइट्री हम कहते हैं कि राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो ऐसे नहीं किया होता कि वो लिखने बैठा और उसने लिख दिया। राइटर को खुद जो है जख्म, उसको वाउंड्स अपने ऊपर जो है क्रिएट करने होते हैं। जब वो ये चीजों को करता है, सबसे पहले वो खुद को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाने का मकसद, दोबारा से उन चीजों को सोचता है जो उसके लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है, जो उसको तकलीफ देती हैं। और जब वो उन चीजों को सोचता है, तकलीफ देता है, अपने आप को रोता है, इमोशनली डैमेज करता है खुद को, तो फिर जाकर वो चीजों को राइट करता है। जैसे जैसे वो अपना रिकॉल कर रहा है, वैसे वैसे वो उन चीजों को राइट करी जा रहा है, रिकॉल भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। और फिर ये जो अनकॉन्शियस मेमोरी से जो वो ये मटेरियल निकाल के लाता है, फिर उसको कॉन्शियसली जो है अरेंज करता है अपनी राइटिंग के अंदर, जहाँ पे भी सेट होते हैं। दिस इज कॉल्ड कि ये हमारा स्टोर हाउस है, जो हमारे कॉन्शियसनेस को भी स्टोर करता है, और हमारी अनकॉन्शियसनेस के मटेरियल को भी जो है स्टोर उसने किया होता है। तो ये चीज़ है। कॉन्शियसनेस से मुराद हमारी इंटेलेक्चुअल पावर होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल पावर ही हमें क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है, यानी वोकेबलरी का अच्छा इस्तेमाल, ग्रामर का अच्छा इस्तेमाल, सेंटेंस मेकिंग, हमारा नॉलेज जितना भी हमारे पास होता है, वो हमारे कॉन्शियसनेस के पास होता है। हमारा प्रेजेंट टाइम फीलिंग, ये सब चीज़ें कॉन्शियसनेस के पास होती हैं। तो वो कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियस से जोड़ता है हमारा स्टोर हाउस। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में भी ये सारी चीजें हैं, पर्सनल एंड यूनिक, ये सब चीजें वही हैं कि हमारा माइंड ही होता है जो चीजों को पर्सनल
चीजें क्रिएट करता है, न्यू चीजें क्रिएट करता है, यूनिक, जो पहले से जो है क्रिएट नहीं की होती। और बेसिकली हमारा माइंड क्या करता है, हमारी जात की जो है रिफ्लेक्शन करके दिखाता है, हमारे अंदर जो चल रहा है वही चीज हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाता है, और वही स्टोर हाउस जो है राइटिंग में नेसेसरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टोर हाउस कनेक्शन, वही बात, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो हमारा स्टोर हाउस है उसके अंदर जो है एक कनेक्शन बिल्ड होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब, हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हमारी पर्सनल भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हमारी सोशल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम जिस जो हम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली भी हो सकती है। इस कॉन्फ्लिक्ट को जब राइटर अपने माइंड के साथ जोड़ देता है, माइंड मतलब अपने आइडियाज, इमोशंस, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ देता है, तब एक वर्क जो प्रोड्यूस होता है वो सबसे बेहतरीन वर्क होता है। और वो अच्छा होता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोनों की अमालगमेशन होती है। प्रॉब्लम्स जब हमारे माइंड के साथ लिंक करती हैं तो हमारा माइंड अपनी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जोड़ देता है। तो इस तरह क्या होता है कि हम पूरी स्ट्रगल दिखा रहे होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, इसी तरह एक स्टोरी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इन दोनों की मालगमेशन। फिर वो जूलियन कैटस्टन क्या कहती है, प्लेस, टाइम, पीस, आइसोलेशन, ये सब चीज जरूरी होती है। एक अच्छी प्लेस का इंतखाब करें जब आप राइटिंग करने बैठे हैं। ऐसी प्लेस हो, आपका जो डेस्क है जिसके ऊपर राइट कर रहे हैं वो डेस्क कहती है फैंसी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी फैंसी कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जुलियन कैटस्टन कह रही है कि आपकी चीजें जो है महंगी होनी चाहिए, एक्सपेंसिव होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जो बड़ी शान शौकत वाली हो, बिल्कुल भी नहीं। राइटिंग करते वक्त आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो क्या है, राइटर नीड्स अ स्पेस दैट फील पर्सनल एंड सेफ, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने आप को अकेला, तन्हा और सेफ पाए, जहाँ पे वो आराम से बैठ के लिख ले, कोई उसको बार बार डिस्टर्ब ना करे, उसके रूम में बार बार नॉक ना करे। ठीक है, तो तब जो है एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे आपको कोई भी तंग ना करने आए। तो राइटर जो है कहता है कि इस तरह एक राइटर राइट करता है कोई चीज। ठीक है, इसके इससे मुराद ये नहीं कोई फैंसी डेस्क हो या क्वाइट स्टडी हो। ठीक है, इससे मुराद ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने स्टोर हाउस को जो है ना अवेक कर सके, एक्टिव कर सके, ऐसी जगह होनी चाहिए, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, जहाँ पे आप आसानी से अपनी मेमोरीज और इमेजिनेशन में जा सकें। ये चीज है। फिर ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां पे साउंड बहुत ज्यादा हो, आपको डिस्टरबेंस हो रही हो बाहर। जैसे अक्सर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि गाने बजना शुरू हो जाते हैं और इतने जोर के डेक लगाए होते हैं, और इस तरह जो अगले बंदा भी डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी जगह नहीं चूज करनी चाहिए जहाँ पे ये सब चीजें हों, बल्कि ऐसी प्लेस जहां तक इन चीजों की असेस ना हो। ये हमारे मटेरियल पर जो है वो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मटेरियल अच्छा नहीं लिखा जाएगा जो हम राइटिंग में लिख रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमें हर रोज, अगर एक अच्छा राइटर बनना चाहता है कोई, तो हर रोज उसको एक टाइम निकालना है, और वो टाइम जो है उस पर परसिस्टेंस अपना जो है वर्क करना है। और यही चीज जो है उसके लिए चैलेंजिंग भी होगी। ठीक है, अब ये जब वो टाइम निकालेगा, सबसे पहले वो शॉर्ट चीजें क्रिएट करेगा, फिर वो कंसिस्टेंट पीरियड के साथ अगर रहेगा तो मजीद अच्छा प्रोडक्टिव काम कर पाएगा। इस चीज को बार बार उसने अपने अंदर पैदा करना है, टाइम मैनेजमेंट का उसने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद, ये सब चीजों के बाद पीस की बात की, राइटर का माइंड जितना पीसफुल होगा, राइटर जितना पीसफुल रहेगा, उतना ही अच्छा वर्क, वो उतना ही अच्छा उसको क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम मिलेगा। जब क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम मिलेगा तो वो अपनी क्रिएटिविटी अच्छे से जो है एक्सप्रेस कर पाएगा, वो इमेजिनेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को अच्छे से मिला पाएगा। ठीक है, उनको अच्छे से मिक्स कर पाएगा और एक अच्छी चीज प्रोड्यूस करेगा। तो पीस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है, आप पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, कोई चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है, तो उस सेंस में भी आप क्या होंगे, एक अच्छा मटेरियल इस प्रेशर में, एंजाइटी में आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें, इनर पीस होना और आउटर पीस होना दोनों बहुत जरूरी हैं। फिर उसके बाद जूलियन कैस्टरटन जो है ना अपने नोटबुक के बारे में बात करती है। नोटबुक जो होती है वो एक बहुत नेसेसरी टूल है। जब एक राइटर जो है, आपने अक्सर देखा होगा उसके हाथ में एक नोटबुक हर टाइम होती है। जब वो चीजें देखता है ना, उन चीजों को बस रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने से मुराद क्या है कि उसने आज ये देखा तो उसने उस चीज का नाम जो है उस इवेंट को अपनी डायरी के अंदर सेव कर लिया, नोटबुक के अंदर सेव कर लिया। जब उसने इन चीजों को सेव किया, जो जो उसने देखा है, जो जो उसके जेहन में कोई नई चीज भी आ गई है,
तो उसने अंदर लिख दिया है। अब ये चीजें सीक्वेंस से नहीं लिखी गई, अब ये चीजें जो हैं उसने क्या लिखा, रैंडम लिखी है। जैसे हम रैंडम बातें करते हैं, डायलॉग्स हो सकते हैं कुछ ऐसी गहरी बातें जिसने कहीं सुनी, जो उसको उसके माइंड में आ गई, ऐसे डायलॉग्स वो लिख सकता है। फिर कुछ विविड डिटेल जो उसने चीज देख ली है, ठीक है, वो चीजों के बारे में, वो जो क्लैरिटी है उसके बारे में वो लिखता है, ये सब चीजें। अब क्या होगा, ये जो पर्सनल आर्काइव होंगे, पर्सनल चीजें होंगी, पर जो उसने पहले देख ली हैं, कर ली हैं, सेव कर ली हैं इस डायरी में, इन पर्सनल आर्काइव को, आर्काइव आर्काइव का मतलब है पुरानी चीजें यानी गुजर गई, इन वो पर्सनल गुजरी हुई चीजों को अपनी राइटिंग में एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है फ्यूचर स्टोरीज के लिए। रॉ मटेरियल का मतलब अपना डाटा जो उसने अटैच करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर कोई इसने बहुत अच्छी चीज देख ली, एक दुकान का नाम देख लिया और उससे रिलेटेड उसने देखा कि दुकान के अंदर यही चीजें हैं और वो बड़ा उससे मुतासिर हुआ, तो क्या करेगा, तो दुकान का नाम सेव कर लेगा, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक थिंग है जो उसने देखी है। तो वो उसको अटैच कर देगा अपनी राइटिंग में, सेटिंग के अंदर, कि भाई ये दुकान थी, ये शॉप थी, फिर उसके जितने भी करेक्टर्स होंगे, हो सकता है कि वो उस दुकान के अंदर वो स्टोरी जो है वो बिल्ड करे, कि ये इस दुकान में इस तरह वो दो लोग मिले। तो ये चीज है, तो इस तरह हर एक चीज, हर एक आइडिया, आइडिया भी हो सकता है ना, कोई गहरी बात जो उसने लिखी हो और बाद में उस बातों को वो अपने करेक्टर के डायलॉग्स में लिख सकता है, और वो उसके करेक्टर वो डायलॉग बोलते हैं। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं उसके फ्यूचर स्टोरीज के अंदर जो वो क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए वो हर दफा अपने साथ नोटबुक जरूर रखता है, ताकि वो हर तरह का एक्सपीरियंस जो है इसमें लिख पाए और बाद में उन एक्सपीरियंस को जाकर अरेंज करे, मैनेज करे और उसको अपनी राइटिंग्स का पार्ट बनाए। ठीक है, सारी चीजें तो नहीं आ सकती, थोड़ी बहुत चीजें जो आएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तेमाल करेगा। तो ये चीजें हैं। ये है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है, वही चीजें हैं, नोटबुक इज अ लो प्रेशर स्पेस, एक तो वो जगह कम लेती है, ठीक है, उसके लिए आपको किसी पॉलिश सेंटेंस की जरूरत नहीं है, परफेक्ट ग्रामर की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट या जॉट डाउन आइडियाज एंड मेक मिस्टेक्स। इसमें वो कहती है कि ठीक है, आपने ये जो नोटबुक है ना, ये ऐसी चीज होती है राइटर की जिसमें वो ग्रामर, जिसमें सेंटेंसेस का ख्याल नहीं रखता, जिसमें वो आइडियाज को सीक्वेंस में नहीं लिखता। जैसे मैंने अभी बात की, नोटबुक तो वो हर जगह लेके जाएगा, उसको जो चीज अच्छी लगी, उसके जेहन में जो चीज आई, जो डायलॉग उसने सुना और उसको अट्रैक्ट लगा, वो हर चीज को रैंडम लिखेगा, वो एक सीक्वेंस के साथ नहीं लिखेगा, वो उसको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, कि वो उसकी नोटबुक है, और नोटबुक के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसने जो देखी, ऑब्जर्व की, एक्सपीरियंस किया है, उन सब चीजों को वो रैंडम लिख रहा है, वो सोच समझ के नहीं लिख रहा, वो जो चीज उसके सामने आई जा रही है वो लिखी जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए जरूरी भी नहीं है कि आप क्या करें कि सीक्वेंस के साथ लिखें, बल्कि अगर मिस्टेक भी होती है तो राइटर्स उस मिस्टेक को मिस्टेक रहने दें। आप कौन सा वर्क कोई क्रिएट करने लगे, जब आप अपनी कोई किताब लिखने जाएं फिर आप जरा वोकैबुलरी, ग्रामर, इन सब चीजों का ख्याल रखें। नोटबुक एक ऐसी स्टोर हाउस है, सिंपली ये भी एक स्टोर हाउस है, जहाँ पे आपके पास नॉलेज होता है, और वो नॉलेज आपका बाद में क्या होता है, उस राइटिंग के अंदर जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो एक्सप्रेस हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो वो आप जैसे मर्जी क्रिएट करें अपना, ये चीज है। तो फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देती है नोटबुक, के भाई राइटर के पास फ्रीडम है और वो फ्लेक्सिबल है, अपनी नोटबुक पे कुछ भी राइट कर सकता है। हैबिट और डिसिप्लिन, जो राइटर बनना चाहता है उसको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, और डिसिप्लिन, आदत और डिसिप्लिन में इंक्लूड करना पड़ेगा कि वो नोटबुक साथ लेके जाएगा, कभी भी वो अपनी नोटबुक नहीं भूलेगा। ये एक राइटर की सबसे अच्छी चीज है, कि उसके हाथ में हमेशा कहीं भी जहां पे भी वो जा रहा है वहां वहां उसकी नोटबुक होगी। और ये राइटिंग रूटीन, डिसिप्लिन की बात की है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर राइटिंग रूटीन खत्म हो गई तो वो राइटर के अंदर जो चीजें होंगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, यानी कि जो नॉलेज होता है वो भी फेड होने लग जाता है। वो कहते हैं ना कि जो लोग रीडिंग करते रहते हैं, स्टडी से टच रहते हैं, उनके पास ज्यादा नॉलेज होता है, वो ऑल टाइम लर्निंग के फेज में होता है। जो इस चीज से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो उनकी लर्निंग वहां से खत्म हो जाती है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग जो होती है। ठीक है, तो टच रहने से क्या होता है कि लर्निंग होती रहती है, और लर्निंग जब होती रहती है तो नई चीजें, यूनिक चीजें ऑटोमेटिकली हमें करने आती हैं, बनाने आती हैं। तो ये चीजें हैं कि हैबिट और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर वो हैबिट खत्म तो समझो आपकी क्रिएटिविटी खत्म। पर्सनल एंड प्राइवेट, अपनी नोटबुक के अंदर हम हर चीज लिख सकते हैं, कोई पर्सनल चीज भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, ये राइटर की अपनी मर्जी है, और उन चीजों को हम अपनी राइटिंग का पार्ट भी बना सकते हैं, चाहे वो पर्सनल चीज हो या चाहे वो प्राइवेट चीज हो। प्रैक्टिकल एडवाइस का मतलब ये है कि उस नोटबुक, शी सजेस्ट यूजिंग एनी काइंड ऑफ नोटबुक्स,
ठीक है, डैट फील कंफर्टेबल लाइंड अनलाइंड स्मॉल इनफ टू फिट अ बैग अ लार्जर जर्नल फॉर मोर एक्सपेंसिव। कहते हैं कि प्रैक्टिकल एडवाइस वो अपने राइटर को ये करती है कि नोटबुक जैसी मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम कहते हैं ना नोटबुक ऐसी हो वैसी हो, कहती है अगर राइटर को चाहिए कि नोटबुक बड़ी अट्रैक्टिव हो तो अट्रैक्टिव बना ले, क्योंकि अट्रैक्टिव चीजें क्या करती हैं, आपको बार बार उकसाती हैं कि हमें खोलो। यही चीज होती है ना जो खूबसूरत लग रही होती है। तो ये राइटर के ऊपर है, वो टोटली डिपेंडेंट कि वो ऐसी किताब ले जो उसके लिए जो अट्रैक्टिव हो, कंफर्टेबल हो, ताकि वो कहीं पे भी उसको लेके जा सके, शो करवा सके और वहां पे बैठ के अपना काम कर सके। दूसरा प्रैक्टिकल एडवाइस में कहते हैं कंसिस्टेंसी और होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी अपने काम में जब तक नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते। कंसिस्टेंट का मतलब परसिस्टेंट वर्क करना है, कांस्टेंट वर्क करना है, छोड़ना नहीं है आपने ये करना। अगर आप ये करना, राइटिंग करना छोड़ दोगे तो फिर आप अच्छे राइटर नहीं बन पाओगे। तो ये सब चीजों को आपने अपने साथ साथ रखना है डेली रूटीन में। उसके बाद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से मुराद डिफरेंट पीसीज जो होते हैं, आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको इकट्ठा करना। जैसे खुद भी बताता है कि किस तरह एक राइटर जो है तमाम एलिमेंट जो उसने कलेक्ट किए होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, आइडियाज, जितने भी फ्रेगमेंट्स पार्ट होते हैं अपने स्टोर हाउस से, वो सब चीज़ों को कलेक्ट करता है और उसके एक बहुत कोहेंसिव सीक्वेंस वाइज फिनिश्ड पीस ऑफ राइटिंग में उसको क्या करता है, इंस्टॉल्ड कर देता है। और इस तरह से वो सारी चीजें उसकी राइटिंग का पार्ट बन जाती हैं। और ये इसको वो कहता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन आसानी से मुराद ये है कि मिक्स करना। ठीक है, मिक्स करना उन सब चीजों को जो आपके माइंड में स्टोर हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने क्रिएटिव माइंड के साथ, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चीजों को बड़े गौर क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एनालिटिकल थिंकर बनकर उन चीजों को अपनी पीस ऑफ राइटिंग में इस्तेमाल करना, इसको कहता है वो कंसोलिडेशन। ब्रिंगिंग टुगेदर स्कैटर मटेरियल। अब जैसे मैंने बात की कि राइटर ने इतना कुछ देखा सुना, ये सब चीजें उसके दिमाग में स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरी पड़ी हैं, ये बिखरा हुआ मटेरियल है, इनको इकट्ठा करना है तो अब तो दिमाग चाहिए, अब तो वोकेबलरी भी चाहिए, अब तो सेंटेंसेस भी चाहिए, अब तो क्या है कि लिटरेरी डिवाइसेस भी चाहिए, इमेजरी भी चाहिए, सेटिंग भी चाहिए, करेक्टर्स चाहिए, प्लॉट चाहिए एक, ताकि स्कैटर मटेरियल को एडजस्ट किया जा सके उन चीजों के अंदर। ठीक है, तो जब हम स्कैटर मटेरियल को एक रिफाइंड फॉर्म में इकट्ठा करते हैं कि हमने ये अपनी किताब के अंदर चीजें नहीं लिख ली हैं, ये नोट्स, ये इमेजेस यूज करनी है, ये इमोशंस हमने शो करने हैं, तो इट्स मीन कि हम उस स्कैटर मटेरियल को एडजस्ट करने लग गए, उनके पीसीस को इकट्ठा करने लग गए और फिर बाद में उनको असेंबल कर देंगे अपनी यूनिफाइड होल यानी पूरी किताब के अंदर। कहता है कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, इकट्ठा करना उन पार्ट्स को एक यूनिफाइड फॉर्म में। यानी कि एक किताब क्या होती है, तमाम आइडियाज, इमोशंस, एक्सपीरियंस का एक क्रक्स होती है, एक यूनिफाइड फॉर्म होती है। अब आप एक किताब खोलते हैं, आप उसमें लातादाद आइडियाज देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो राइटर की किताब होती है वो लातादाद आइडियाज को इकट्ठा करके एक सीक्वेंस में लाता है, इमोशंस को इकट्ठा करके एक सीक्वेंस में लिखता है, करेक्टराइजेशन करता है तो उसके करेक्टर बड़े सीक्वेंस में चलते हैं, सोच समझ के वो चीज़ों को क्रिएट करता है। तो वो सारे आइडियाज, जब सारे एक्सपीरियंस, सारे इवेंट्स को आपस में वो कलेक्ट कर देता है तो वो एक यूनिफाइड बुक की फॉर्म में हमें नजर आता है, जिसका नाम वो कुछ भी रख सकता है। यानी एक पूरी किताब मजमुआ होती है उन सब फ्रेगमेंट्स का जो उसने देखे हैं, सुने हैं, संभले हैं और कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। मेकिंग सेंस ऑफ द स्टोर हाउस। सेंस बनानी पड़ती है ऑब्वियसली, मैंने कहा इंटेलेक्चुअल बीइंग है। अगर आप, राइटर जो होता है इंटेलेक्चुअल बीइंग होता है, एक इमोशनल बीइंग भी समझ में आता है, इनर सेल्फ भी होती है उसके पास, उससे भरकर एक इंटेलेक्चुअल बीइंग भी होता है जो कि बड़ा इंटेलेक्चुअली स्टोर हाउस यानी अपने माइंड को यूज करता है और माइंड में से रॉ मटेरियल जो है जितना भी उसने कलेक्ट किया होता है उनको क्या करता है, फिक्स करता है अपनी वर्क के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये मेकिंग सेंस, सेंस बनाने के लिए करता है सब कुछ। स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस। चीजों को, यही वो स्टेज है जो हम जिसको कहते हैं, ये डिफिकल्ट टास्क होता है राइटर के लिए कि अब तो सारी सीरीज उन चीजों को गैदर करना है। यानी चीजों को गैदर करना, रिफ्लेक्ट करना, उनको बनाना, आपके जो है एडिटिंग करना, चीजों को बार बार प्रूफरीडिंग करना, पॉलिश करना सेंटेंसेस को, ये बड़ा क्रिटिकल टास्क होता है और यही वो स्टेज है जो कि टफ होती है। अगर राइटर इस स्टेज से निकल गया तो इट्स मीन उसकी प्राइमरी और सेकेंडली जो है ना इंटेलेक्चुअलिटी दोनों इंक्लूड हो गई। यानी इमेजिनेशन का भी क्रक्स
इंटेलेक्चुअलिज्म का भी उसका क्रक्स होगा, ठीक है, उसके रॉ मटेरियल का भी क्रक्स होगी उसकी क्रिएटिव बुक, उसकी किताब, वो जो कुछ भी राइट कर रहा है, ठीक है, तीनों चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी और बड़ी एहतियात के साथ इन चीजों को वो लिखेगा, ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, कोहेरेंस और डेप्थ में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसोलिडेट, वही बात आ गई है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों किस्म के जो मटेरियल्स होंगे उनको आप इसमें क्या करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा, और इस तरह एक वर्क प्रोड्यूस होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट एंड परसिस्टेंस, पेशेंस इस वजह से क्योंकि एकदम अगर हम कोई चीज लिखने बैठ जाए और हम कहें आज ही खत्म करनी है, तो हमारा वर्क नहीं अच्छा होगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा वर्क चाहते हैं तो हमें ठहर ठहर के चीजों को सोच समझ के एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं कर सकते, रैश बिहेवियर नहीं होना चाहिए राइटिंग के टूवर्ड्स, ठीक है। और परसिस्टेंस इस वजह से कि अगर हम जो डेली काम करें तो वो हमें डेली उसको सोचना है, उसको करना है। तो राइटर में दोनों चीजें होती हैं, एक तो पेशेंस होता है और दूसरा परसिस्टेंस। अगर आप किसी ऐसे माहौल में बैठे हैं जहां पे आपको कॉमनेस नहीं मिल रही, पीस नहीं मिल रहा, तो राइटर का क्या पेशेंस होगा कि वो वक्ती तौर पर अपना काम बंद कर देगा। खराब काम करने से बेहतर है वो क्या करेगा, उस चीज को बंद कर देगा, थोड़ी देर बाद कर लेगा उसको, बाद में कर लेगा फिक्स। तो ये चीज होती है कि उसकी कामनेस जो होती है वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो टूट गई है तो वो उस चीज को बाद में क्रिएट कर ले, इस तरह से एक अच्छा वर्क जो है प्रोड्यूस हो सकता है। ये सारे एलिमेंट्स उसने अपनी राइटिंग में, वाई आई राइट किताब जो उसने लिखी है, बेसिकली वो एक गाइड है। उसमें उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जूलियन कैटेस्टर ने शेयर किया है, ठीक है, इस गाइड के अंदर। और बताने की कोशिश की है कि एक आम बंदा जो है उसको राइटर किस तरह से हम बना सकते हैं, क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं राइटिंग के लिए, ठीक है। और चूंकि वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रही है, ये सारी चीजों से एक्सप्लेन कर रही है कि राइटिंग जो है वो एक टफ टास्क भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी मैटर करता है, ये चीजें सब उसने खुद पे जो है एक्सपीरियंस की हैं। तो इसीलिए वो अपनी इस गाइड के अंदर जितने भी रीडर्स होते हैं या जो क्रिएटिव वर्क लिखना चाहते हैं उनको गाइड कर रही है। तो ये सारी इसकी ओवरऑल डिस्कशन थी। इसके नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं, ये मैंने आपको समराइज करके सारी बात बता दी है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम इसका टेक्स्ट पढ़ें। टेक्स्ट से क्या होता है, टेक्सचुअल लाइंस जब हम उठा के बात करते हैं तो उनका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।